नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 13 कराएंगे। हम पहले के प्रैक्टिस सेट में आपका 12 तक करा दिए थे, जिसमें आपकी मिश्रित प्रश्नोत्तरी थी और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, DSSSB सबके लिए हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 12 जितना भी मैंने कराया है आपने देखा होगा। आज हम प्रैक्टिस सेट 13 स्टार्ट करते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो आपके LT 2025 की वैकेंसी निकली है उसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके TGT PGT के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 कि जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था। तो जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था। तो ये 4 ऑप्शन आपके थे, जिसमें से आपका ऑप्शन 1 सही है। भारत भारती सम्मान से जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ऑप्शन 1 सही है। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में प्राप्त हुआ। तो आपका उत्तर देखिए कौन सा आता है, ऑप्शन 2 आता है कि संपूर्ण रचना कर्म में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए उसका व्याख्यात्मक सहित यहाँ पे विवरण दिया गया है, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना विशेष पर नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि उनके संपूर्ण रचना कर्म अर्थात हिंदी साहित्य में योगदान हेतु 1972 से 91 की अवधि 1992 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां भी देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि नरेश मेहता की महत्वपूर्ण कृतियां। तो बान पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत और उत्सव तुम मेरा, और मौन हो आखिर समुद्र से तात्पर, देखना एक दिन अरण्या, संशय की एक रात। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये संशय की एक रात काफ़ी बार पूछा जाता है। महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी और प्रार्थना पुरुष, ये नरेश मेहता के इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या कहते कृतियां हैं। और देखिए स्रोत जो है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज से लिया गया है ये प्रश्न। पृष्ठ संख्या 55 एवं 103 पे ये प्रश्न दिए गए हैं। क्लियर हुआ। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है। तो कौन सा काव्य संग्रह नहीं है आगे का, हरिघाट पर क्षण भर, अरिवो करुणामय प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप और आंगन के पार द्वार। तो कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है। तो आपका आंसर होता है ऑप्शन 3, सीढ़ियों पर धूप आगे जी का नहीं है, जबकि हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा में प्रभा में और आंगन के पार द्वार, ये तीनों आगे जी के हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन का व्याख्यात्मक देख लेते हैं कि सीढ़ियों पर धूप जो है वो किसका है, रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। जो सीढ़ियों पर धूप है किसका है, रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। सहाय के अन्य काव्य संग्रह देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, हरी घास पर क्षण भर, अरिवो करुणा में प्रभा में, आंगन के पार द्वार, ये सब आगे के काव्य संग्रह है और ये सहाय जी के हैं। आप इसको नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं, जिसके पास बुक नहीं है का नोट डाउन करते हुए चलिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न कहीं आपके प्रश्न तैयार हो जाते हैं और उसके कई उत्तर हो जाते हैं। और इसका स्रोत देखिए कहाँ से लिया गया है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी की बुक है ये, और पृष्ठ संख्या 282 से ये प्रश्न लिया गया है। क्लियर हुआ। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। तो प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है, छायावादी, रोमानियत यो पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो प्रगतिवाद के जन्म में सबका योगदान है, तो आपका ऑप्शन 4 सही होता है कि उपयुक्त सभी।
ठीक। अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं 1936 में सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी तथा प्रगतिवादी मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना व भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। 1936 में किसके द्वारा? सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। अब ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है? तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र सिंह की पुस्तक है वहाँ से लिया गया है। पृष्ठ संख्या 622 और 623 पृष्ठ संख्या से ये प्रश्न लिया गया है। चाहे तो आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो आपका ऑप्शन 3 सही होता है। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है। अब देखिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 19 से 20 के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे के 4 लेख प्रकाशित हुए। कब प्रकाशित हुए? 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1920 के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे के 4 लेख प्रकाशित हुए। इससे ध्वनित होता है कि छायावाद नाम सन 1920 से पूर्व से चला आ रहा है। और ये कहाँ से? नेट स्लेट हिंदी पात्रता परीक्षा डॉक्टर शर्मा गुप्त, पृष्ठ संख्या 47 से ये प्रश्न लिया गया है। ठीक, आप इसको नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, कि सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, कि सिद्ध साहित्य की रचना चार्य पदों तथा दोहों में हुई है, कि सिद्ध साहित्य का प्रयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो इन चारों में से ऑप्शन 4 आपका सही होता है कि सिद्ध साहित्य का प्रयन पिंगल भाषा में हुआ है। ये सिद्ध साहित्य के विषय में ये कथन सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सत्य है कि उनका झुकाव सहज साधना की ओर है और सरहपा जो सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं और सिद्ध साहित्य की रचना चार्य पदों तथा दोहों में हुई है। तो आपका ऑप्शन 4 सही होता है। अब इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं कि सिद्ध साहित्य का प्रयन जो है वो पिंगल भाषा में ना होकर मागधी अवहट्ट में हुई है, जिससे संध्या शब्दों का बाहुल्य है। सिद्ध साहित्य का प्रयन किससे हुआ है? मागधी अवहट्ट से हुई है, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। इनके साहित्य मुक्तक शैली में लिखे गए। किसके साहित्य मुक्तक शैली में लिखे गए अगर पूछ लिया जाए तो सिद्ध साहित्य के। इसके अलावा सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। इनकी रचनाएं चार्य पदों तथा दोहों में हुई हैं तथा सिद्धों के सबसे पुराने लेखक सरहपा माने गए हैं। ये क्लियर हुआ? इसका व्याख्यात्मक वर्णन भी यहाँ पे है। तो आपका प्रश्न 6 का ऑप्शन 4 सही होता है और ये हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र पांडे जी की पुस्तक पृष्ठ संख्या 23 से लिया गया है। आप वहाँ दे जाके उसको देख सकते हैं अगर जिसके पास बुक है। देखिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका ऑप्शन 4 सही होता है कि प्रेमचंद्र ने लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। मैं व्याख्यात्मक आपको ना बताऊं और क्वेश्चन पढ़ते चली जाऊं तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। इसके अंदर से भी मौजूद क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसका व्याख्यात्मक वर्णन। सन 1935 में एम फर्स्टर के सभापतित्व में पेरिस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारत में इस संस्था की शाखा प्रगतिशील लेखक संघ खुली
और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंत निराला, नवीन आदि लेखक एवं कवियों ने इसमें सक्रिय योगदान लिया। अब ये कहाँ से लिया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है, पृष्ठ संख्या 623 का ये क्वेश्चन आंसर है और इसकी व्याख्यात्मक वर्णन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपके हर पेपर, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कालक्रम वाला। तो घनानंद, रसलीन, ठाकुर और रहीम दिया गया है। अब इनके जन्म काल के अनुसार क्रम का निर्धारण करना है कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही होता है। सबसे पहले रहीम आए, फिर घनानंद आए, फिर रसलीन आए और फिर कौन आया? ठाकुर आया। तो देखिए अब ये चारों में से इनका थोड़ा व्याख्यात्मक, रहीम का जो जन्म है इनके बारे में देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। रहीम का जो जन्म है लाहौर में सन 1556 में हुआ था तथा मृत्यु 1627 ईस्वी के लगभग हुई थी। जबकि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी तथा मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ और रसलीन का समय सन 1999 और 1750 है तथा ठाकुर का जन्म बुंदेलखंड में 1823 में हुआ। और ये कहाँ से लिया गया है? प्रतियोगिता साहित्य, डॉक्टर नागेंद्र की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यांजलि तथा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर शिव कुमार से ये लिया गया है। तो इस कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। 1556 पहले रहीम आए, फिर 1689 में घनानंद आए और उसके बाद रसलीन का समय 1699 हुआ और उसके बाद कौन आए? ठाकुर आए जिसका समय 1823 में। तो क्लियर हुआ। इसमें सबसे पहले रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर आए। कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 3 ऑप्शन सही होता है। अब प्रश्न संख्या 9 है कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन 1 फर्स्ट सही होता है 1 कि वासुदेव सिंह जी का पूरा नाम त्रिलोचन था। त्रिलोचन की अब देखिए प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ शब्द, धरती, मिट्टी की बारात, ताप से तपाए हुए दिन तथा चंपा एवं नंगई मेहरा आदि त्रिलोचन जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा। अब प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो आपका ऑप्शन 3 सही होता है कि भारतेश्वर बाहुबली जो रास है वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अब इसकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या पूछी जाती है कि भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं। इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृतिक तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना के विषय रहे हैं। खुमान रासो दलपत विजय कृत की भाषा राजस्थानी हिंदी है। जो खुमान रासो है वो दलपत विजय द्वारा रचित है, जबकि उसकी भाषा क्या है? राजस्थानी हिंदी है। ढोला मारूरा दोहा एक क्या है? लोक भाषा काव्य है। जबकि मधुकर कवि द्वारा रचित जय मयंक जस चंद्रिका अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो समझ में आया खुमान रासो किसका है? दलपत विजय का है, जिसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। ढोला मारूरा दोहा एक लोक भाषा है और मधुकर जय मयंक जस चंद्रिका किसका है? मधुकर कवि का है। और भारतेश्वर बाहुबली रास किसका है? शालिभद्र सूरी का। तो 10 का आपका ऑप्शन 3 सही होता है और डॉक्टर नगेन की पुस्तक से ये लिया गया है, पृष्ठ संख्या 65 तथा 61 से। निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो बताइए निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? जो स्वामी हरिदास हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं है, जबकि कुंभन दास, परमानंद दास और छीत स्वामी अष्टछाप के कवि हैं।
देखिए व्याख्या इसकी प्रश्न संख्या 11 का आपका ऑप्शन 2 सही होता है। स्वामी हरिदास ने क्या लिखा? हरिदासी या सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरिदास ही या सखी संप्रदाय की स्थापना कौन किया था, तो स्वामी हरिदास ने किया था। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने किया था और अष्टछाप की स्थापना 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने किया था। अष्टछाप के कवि हैं कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंद दास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास। अब इनमें से प्रथम 4 कवि जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अब जो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास से थे वो किसके शिष्य थे? वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जबकि गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो देखिए इस प्रश्न से आपके कितने प्रश्न बन गए और कितने आपके आंसर मिल गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब प्रश्न संख्या 12, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो बताइए निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो आपका ऑप्शन 4 सही होता है। कविता के नए प्रतिमान जो है वो रामविलास शर्मा की नहीं है। ये किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की है। देखिए कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नामवर सिंह। इनके अन्य ग्रंथ देखिए, नामवर सिंह के अन्य ग्रंथ कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह के हैं। क्लियर हुआ? और प्रश्न में दिए गए शेष ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये सब रामविलास शर्मा का है, जबकि नए प्रतिमान जो है वो किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। और ये भी डॉक्टर नगेंद्र की भी बुक हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 774 से लिया गया है। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? तो यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन 2 सही होता। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो बताइए साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक आपके ऑप्शन 4 सही होता है। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो इस पंक्ति के रचयिता हैं। वो कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। देखिए अब इसका थोड़ा व्याख्यात्मक वर्णन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था? 1929 में, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। देखिए कितने क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। कब लिखा गया? 1929 में। किसमें प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। के आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया और कहा साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये क्लियर हुआ? तो आपका प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन 4 सही होता है। अब आज आपका लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी सवाल है। उसके बाद हम आगे भी ऐसे क्वेश्चन कराते रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इसको स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं मोबाइल से ही ये वीडियो बनाती हूँ, इसलिए शायद क्लियरिटी आपको अच्छी ना लगे, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल है वो देखिए, आप उस पर फोकस करिए। अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप प्रश्न को नोट डाउन करते हुए चलिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होंगे। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो इसमें बताइए प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं हैं? तो आपका ऑप्शन 3 सही होता है। जो अगेय हैं वो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, जबकि नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध क्या है? प्रगतिवाद के कवि हैं, और ये अगेय प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं। इनका व्याख्यात्मक वर्णन देखते हैं कि अगेय प्रगतिवाद के नहीं बल्कि किसके कवि हैं?
प्रयोगवाद के प्रवर्तक के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर ये मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। यद्यपि मुक्तिबोध प्रयोगवाद के भी कवि रहे हैं, परंतु वे मुख्यतः प्रगतिवाद के ही कवि हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप 15 क्वेश्चन आज आपका कंप्लीट होता है। कल हम 16 प्रश्न से शुरू करते हैं। तो अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए ला सकें जो आपके परीक्षाओं में आपको काफ़ी मददगार साबित हो। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे प्लेलिस्ट पे भी आप इसको मैं डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी, उस पे भी आप जाके देख सकते हैं।